हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद्या गुरुकुल चैनल में। और आज इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। तो लैंगिक संचारित रोगों को हम यौन संचारित रोग भी बोलते हैं और एसटीडी भी कहते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो मनुष्य में सामान्यतः 4 प्रकार के जो है यौन संचारित रोग होते हैं। पहला है एड्स, जो कि एचआईवी वायरस के कारण होता है। दूसरा है सिफिलिस, जो कि ट्रेपोनीमा पैलिडम के द्वारा होता है। तीसरा है गोनोरिया, जो कि गोनोरिया निसीरिया के कारण होता है। और ल्यूकोरिया, जो कि ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है जिसके कारण जो है मनुष्य में यौन संचारित रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है, समजात अंग और समरूप अंग से क्या समझते हैं। तो समजात अंग को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन भी कहते हैं। तो समजात अंग वह होते हैं जो ऑर्गन होते हैं वो उत्पन्न एक सेम जगह से उत्पन्न होता है, लेकिन कार्य जो होता है वो अलग हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे कि मानव का हाथ और चमगादड़ का पंख दोनों समजात अंग है, यानी कि दोनों की उत्पत्ति सेम मूल से हुई है, लेकिन दोनों का कार्य जो है वह बिल्कुल अलग है और संरचना भी बिल्कुल अलग है। तो ऐसे जो अंग होते हैं वह कहलाते हैं समजात अंग। और समरूप अंग को देखते हैं। तो समरूप अंग वह होते हैं जैसे कि जो विभिन्न जीवों में कार्य समान करते हैं, लेकिन उनका विकास अलग अलग तरीके से हुआ है। जैसे पक्षियों में जो पंख होता है और कीट का जो पंख होता है, दोनों का कार्य सेम है, लेकिन दोनों का जो है विकास जो है वो दोनों अलग अलग तरीके से हुआ है। एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो होमोलोगस ऑर्गन है, देखिए, तो सभी होमोलोगस ऑर्गन का उदाहरण है कि जो ह्यूमन का, जैसे कि मानव का जो हाथ है, या छिपकली का जो हाथ है, या मेढक का हाथ है, तो सभी का हाथ ओरिजिन तो सेम जगह से निकला हुआ है, सबका हाथ बॉडी से, लेकिन सबका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। मानव हम लोग इसे दूसरे काम में उपयोग करते हैं। जो मेढक है या फिर जो छिपकलियाँ हैं, उसे अलग कार्य में यूज़ करती है। छिपकलियाँ जो है क्रीप करने में, क्रॉल करने में इसको इस्तेमाल करती है। और मेढक जो है एक जगह दूसरी जगह कूदने के लिए अपने हाथों का सहारा लेता है। तो इस प्रकार से कि मूल जो है विकास सेम जगह से होता है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है, यही कहलाता है होमोलोगस ऑर्गन। और जब हम एनालॉगस की तरफ देखते हैं, तो जो एनालॉगस ऑर्गन होता है, यह संरचना जो होती है, यानी जो इसका विकास होता है वह अलग अलग होता है, लेकिन जो कार्य होती है वो सेम होती है। जैसे आप कीट का अगर पतंग देखेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊतकों से बना होता है, टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। जो हमारे कीट का जो पतंग होता है, ये अलग अलग तरह के ऊतक से जुड़ जुड़ के बना हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है, उड़ना। इंसेक्ट में जो पंख होता है उसका काम होता है उड़ना, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और इसका जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से हुआ है। सेम उसी तरह जब हम बर्ड्स की बात करते हैं, तो बर्ड्स जो है वो पंखों फेदर से बना हुआ होता है, और पतला सा एक स्किन होता है जो इसको जोड़े हुए रखता है। यानी दोनों का संरचना अलग है, विकास अलग है, लेकिन कार्य पद्धति बिल्कुल सेम है। इसीलिए ये कहलाते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगस और होमोलोगस में जो अंतर है वो मेनली यही है कि एनालॉगस में, यानी जो समरूप अंग होते हैं, उनका फंक्शन ये होता है कि वह कार्य पद्धति उन लोगों की सेम होती है। जैसे कीट का पंख वो भी उड़ने के कार्य में आता है, जो पक्षियों का पंख है वह भी उड़ने के कार्य में आता है, लेकिन दोनों का विकास संरचना बिल्कुल अलग होता है। फिर जब हम बात करते हैं होमोलोगस की, यानी समजात अंग की, तो समजात अंग यानी विकास सेम जगह से हुआ है, लेकिन कार्य पद्धति अलग अलग है, तो यही कहलाते हैं समजात अंग। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे एक और आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे हुआ है। ये है चमगादड़ का जो है अंग, और ये पक्षियों का।
तो दोनों का जो ओरिजिन है यानी विकास है वो सेम जगह से, लेकिन दोनों अलग-अलग कार्य करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? तो इसका आंसर, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, तो पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा, पोषण श्रृंखला टूटेगी, जैव विविधता घटेगी और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्रभावित होगी। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर असंतुलन कैसे होगा। आप देख सकते हैं यह एक पोषी स्तर है जिसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, जिसमें सबसे जो पहले लेवल पे होता है वह होता है उत्पादक, जिसमें सारे हरे पौधे आ जाते हैं, क्योंकि उत्पादन का काम हरे पौधे ही करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद उत्पादक को ग्रहण करने वाला कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। उसके बाद उत प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है वह होता है द्वितीय उपभोक्ता, जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और उसके बाद है जो जिस-जिस उपभोक्ता को ग्रहण करता है वैसे ही ट्रॉपिक लेवल हमारा बढ़ते जाता है, फिर तृतीय होता है और फिर चतुर्थ होता है। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं, एक साधारण सी खाद्य श्रृंखला को लिखते हैं। जैसे कि एक साधारण सी जो खाद्य श्रृंखला है वो यहाँ पर लिखी हुई है। पौधा, और पौधा जो कि एक उत्पादक है, इसे खाने वाला हिरन जो कि एक प्राथमिक उपभोक्ता है, हर्बीवोर्स जिसे हम बोलते हैं शाकाहारी। और उसके बाद है हिरन को खाने वाला शेर जो कि अभी द्वितीय उपभोक्ता में आ गया है। तो इसे हम देखते हैं कि अगर हम इसमें से मान लीजिए कि शेर को ख़त्म कर दें, अगर हम शेर की संख्या को ख़त्म कर दें, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि हिरन की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हिरन को खाने वाला शेर है और शेर जब ख़त्म हो जाएगा, तो हिरन की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हिरन क्या खाएगा? पौधे। तो हिरन जब पौधे खाना स्टार्ट करेगा तो पौधों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, हिरन की संख्या बढ़ जाएगी, है ना? तो हम एक को चेंज, और जब हरे पौधे खत्म हो जाएँगे, तो फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि हिरणों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन पौधे मेरे घट रहे, तो हिरन क्या खाएगा? तो हिरन की संख्या भी धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो भी मर जाएँगे। इस तरह से एक को ही हम खत्म करते हैं, लेकिन हमारा जो पूरा जो इकोसिस्टम है, वह जो है प्रभावित हो जा रहा है। अब मान लीजिए कि हम इस खाद्य श्रृंखला से शेर की जगह हिरन को खत्म कर दें। तो अगर हम शेर की जगह हिरन को खत्म कर देंगे, तो शेर किसे कंज़्यूम कर रहे हैं, किसे खा रहे हैं? हिरन को। तो शेर जब हिरन जब नहीं रहेगा तो शेर खाएँगे क्या? तो शेर जो है ऑटोमैटिकली मर जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। और पौधे को खाने वाला है हिरन, तो हिरन जब रहेगा ही नहीं तो पौधे को खाएगा कौन? तो पौधों की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी, बढ़ेगी, है ना? और पौधों की संख्या, वेजिटेशन जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जब हम एक भी ट्रॉपिक लेवल के यानी कि एक भी खाद्य श्रृंखला के पोषी स्तर के किसी भी एक फैक्टर को, एक जो है लेवल को एक हटाते हैं, तो क्या होता है उससे हमारे पूरे इकोसिस्टम में प्रभाव पड़ जाता है। अब चलिए मान लेते हैं कि हम पौधे को ही खत्म कर देते हैं, है ना? अगर हमारे और खाद्य श्रृंखला अगर ये होता है, ऐसा खत्म कर देते हैं, हम लोग मानव ही ज़िम्मेदार है पारिस्थितिकी तंत्र में चेंज लाने के लिए। हम पौधों को काट रहे हैं और हिरन को भी हम लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे शेर हो गया, हिरन हो गया। तो इससे क्या हो रही है, उनकी संख्या घट रही है, और उनकी संख्या जो घट रही है उससे सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पे पड़ रहा है। तो चलिए अब मान लेते हैं अगर हम पौधों को ही हटा दें, तो पौधों को जब हम खत्म कर रहे हैं, तो हिरन जो है वो शाकाहारी है, वो खाएँगे क्या? पौधे। तो जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो वो खाएँगे क्या? तो उनकी संख्या पूरी की पूरी गिर जाएगी, वो मर जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। और हिरन को खाने वाला है शेर, तो हिरन को अगर शेर खाता है, तो जब हिरन रहेंगे ही नहीं तो शेर खाएगा क्या? तो शेर की भी संख्या पूरी की पूरी घट जाएगी, और जब शेर की संख्या घट जाएगी, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा खाद्य श्रृंखला धीरे करके समाप्त हो जाएगी। तो अगर हम इसी तरह से किसी पोषी स्तर के किसी एक भी लेवल में बदलाव करते हैं, तो हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाता है?
प्रभावित हो जाता है। तो यह एक पोषी स्तर है। यह 4 लेवल का पोषी स्तर है, आप देख सकते हैं, जिसमें चतुर्थ उपभोक्ता तक है। तो इस तरह से हम पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो लेवल है उसमें हमारा प्लांट्स होता है, उपभोक्ता होता है, सॉरी उत्पादक होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक और जो है पोषी स्तर को देख सकते हैं, जिसमें उत्पादक है, शाकाहारी है, मांसाहारी और सर्वोच्च मांसाहारी है। तो कुछ इस तरह से ही होता है। घास है, घास को खाने वाला है टिड्डा, टिड्डा को खाने वाला मेढक। फिर उस अगर इसके किसी एक में भी हम बदलाव कर देंगे ना, तो दूसरों की संख्या बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ेगी जिसके कारण क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा। अब क्वेश्चन है तीसरा, पौधों और जंतुओं में श्वसन में अंतर बताइए। तो पहला अंतर जो है, पौधों में श्वसन दर जंतुओं की अपेक्षा धीमी होती है। यानी प्लांट में जो रिस्पायरेशन होगा वो एनिमल्स के अपेक्षा क्या होगा, धीरे धीरे होगा। हम लोग तो हर टाइम कर रहे हैं, सांस ब्रीदिंग तो रुका नहीं, कभी सांस लेना रुकता है नहीं। तो यही है कि हम लोग जितना स्पीडली रिस्पायरेशन करते हैं, प्लांट जो है हमसे धीरे धीरे रिस्पायरेशन करता है। पौधों में के द्वारा बहुत कम मात्रा में गैसों का परिवहन होता है, जबकि जंतुओं में बहुत अधिक मात्रा में गैसों का परिवहन होता है। यानी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस जो है, यानी ऑक्सीजन जो है लेते हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। और एक और बात है कि हमारे शरीर में जो है श्वसन करने के लिए एक अंग दिया हुआ है, जो कि हम लंग्स के द्वारा करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पौधों की, तो पौधे अपने अलग अलग जो है पार्ट्स से श्वसन करते हैं। जैसे वो पत्तों से भी करते हैं, अपने तने से भी करते हैं, अपनी जड़ों से भी करते हैं। तो इस प्रकार होता है। तीसरा है जंतुओं के श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जबकि पौधों में कम। यानी हमारा जब श्वसन हम करते हैं, तो जो ऊर्जा का निकलता है हमारे शरीर में, यानी एटीपी के फॉर्म में, वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन पौधों में कम मात्रा में होता है। क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा है, हम ज़्यादा वर्क करते हैं, हम मूव करते हैं, हम जो है अपना बॉडी हमारा हमेशा मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा है, वर्क किए जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्लांट्स अपनी जगह पे स्थिर होते हैं, तो उनको वैसे भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से पौधों और जंतुओं में श्वसन के कुछ अंतर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें किसी फूल की गंध का पता कैसे चल जाता है? तो देखिए, हम हमारे शरीर में, पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिका फैली हुई है, और वही हमें हर तरह की सूचना, संदेश यह देती है। तो जो हमारे नाक होते हैं उसमें गंधग्राही होते हैं, जो गंध को, यानी किसी भी तरह की खुशबू हो या चाहे दुर्गंध हो जाए, उसे क्या करते हैं, वो गंधग्राही क्या करता है, उसे लेता है। और यह क्या करता है गंधग्राही, उसे न्यूरॉन, और गंधग्राही जो है मतलब न्यूरॉन जो है, उस सूचना को क्या करता है, हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम, वहाँ तक पहुँचाता है। और फिर वहाँ से हमें जो भी सूचना प्राप्त होती है, वह इसी न्यूरॉन के द्वारा, तंत्रिका कोशिका के द्वारा हमारे नाक तक आती है, और हमें पता चलता है यह खुशबू कैसी है और किस चीज़ की है। सेम हमें कोई भी चीज़ खाने के बाद किसी भी चीज़ का टेस्ट जो पता चलता है, वह भी इसी तरह पता चलता है ना? स्वाद के लिए भी हमारा जो न्यूरॉन होता है वही काम करता है। तंत्रिका कोशिका ही क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को, यानी सूचना को लेके जाती है, और हमारा मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क जो है हमारा, वह इस पे रिस्पॉन्ड करता है, और हम जो है उसके बाद इस चीज़ का अनुभव कर पाते हैं। हमें पता चल पाता है कि आखिर ये सुगंध क्या है। तो हमारी नाक में गंधग्राही होते हैं, इनकी संवेदना न्यूरॉन फूल की गंध को ग्रहण करता है। तो क्या होता है, जो गंधग्राही के थ्रू जो है न्यूरॉन फूल की सुगंध को लेता है, और उसे क्या करता है, ले जाके हमारे अग्र मस्तिष्क यानी सेरिब्रम तक पहुंचाता है, और वहां से हमें जो सूचना प्राप्त होती है, फिर इसी न्यूरॉन के द्वारा हमारे नाक तक आती है, और हमें पता चलता है यह खुशबू कैसी है। तो अगर आपके एग्जाम में फूल की गंध की जगह अगरबत्ती का गंध आ जाए, तो भी आंसर सेम ही होगा, आप यही लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह हमारे मस्तिष्क का तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, और यहीं पे हमें जो है सूचना का पता चलता है।
इस तरह से अलग अलग सूचनाओं का पता हमें चलता है कि हम कुछ खाए उसका टेस्ट हमें पता चलेगा, है ना। किसी तरह का हमें महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, गर्म हो ठंडा हो, तो उस हर तरह की सूचना का हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की रासायनिक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए कि आखिर डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है या किस किस रसायन से बना होता है। तो देखिए, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बनता है जिसमें 3 घटक होते हैं। यह घटक है नाइट्रोजनस क्षारक, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर यानी पेंटोस शर्करा। और इसमें जो विद्यमान नाइट्रोजनस क्षारक है वो 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। इसे और भी अच्छे से हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए होता क्या है, तो जो हमारे आनुवंशिक जो गुणों के को होता है, माता-पिता के गुणों को कैरी करता है और बच्चों तक लेके जाता है। डीएनए का तो यही काम है। डीएनए हमारे सेल के अंदर क्या होता है ना, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना? और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम पाया जाता है। इसी न्यूक्लियस को जब इलॉन्गेट करेंगे तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस ये क्रोमोसोम जो होता है हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम की इकाई क्या है हमारा? क्रोमोसोम की इकाई है डीएनए। और डीएनए में देखिए जीन्स होते हैं, यानी डीएनए से भी जीन से बना है डीएनए, डीएनए से बना है हमारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होता है वह द्विकुंडलीय संरचना होती है इसकी। वॉटसन एंड क्रीक ने ये मॉडल दिया था, जिसे हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। तो ये मॉडल में बताया था कि जो डीएनए की संरचना होती है वह द्विकुंडलीय होती है। आप देख सकते हैं द्विकुंडलीय होती है। ये हमारा डीएनए। और डीएनए में नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं, फॉस्फेट होता है और पेंटोस शुगर होता है। तो अब जो नाइट्रोजनस क्षारक है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा प्यूरिन और दूसरा था हमारा पिरामिडिन। तो आखिर ये प्यूरिन और पिरामिडिन क्या है? तो प्यूरिन के अंदर आता है हमारा, ये देखिए आप, एडेनिन और थाइमिन। और पिरामिडिन के अंदर आता है हमारा गुआनिन और साइटोसिन। ये सब है नाइट्रोजनस क्षार, नाइट्रोजनस बेस। और ये जो जुड़े हुए आप देख सकते हैं जुड़ा हुआ है। और ये जो गुआनिन है ये साइटोसिन के साथ अपना जोड़ा बनाता है। और जो एडेनिन है हमारा वो थाइमिन के साथ अपना जोड़ा बनाता है। और ये सब जो है बेस जोड़ा बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जुड़ा होता है किसके द्वारा? तो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के द्वारा। तो इस तरह से हमारा जो है डीएनए की संरचना जो है तैयार होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर परागण क्या है? तो देखिए, पुष्प में होता है पॉलिनेशन, है ना, यानी किसी पुष्प का जो है परागकण जो कि वह दूसरे पुष्प में जाता है या किसी प्लांट के सेम फूल में ही जाता है। इस तरह से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ना, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद जो है क्या बनते हैं? फ्रूट्स का निर्माण होता है, सीड्स बनते हैं, सीड्स का निर्माण होता है। तो ये पर परागण क्या होता है? परागण भी 2 तरह के होते हैं। तो परागण 2 तरह का होता है, पहला होता है स्व और दूसरा होता है पर। तो स्व परागण क्या हुआ कि जब कोई जो है कोई पुष्प जो है, जब किसी पुष्प का जो परागकण है वह उसी पेड़ के या उसी फूल के ओवरी पर जाके गिरेगा, तो यह क्या कहलाएगा? स्वपरागण। लेकिन पर परागण क्या हुआ कि कोई फूल है, वह उसका परागकण जो है वह दूसरे फूल के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे आकर गिरेगा, यानी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। तो यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है पर परागण। तो पर परागण की जो प्रक्रिया है वो किस किस के द्वारा हो सकती है? हवा के द्वारा हो सकती है, जल के द्वारा हो सकती है, किसी कीट के द्वारा यानी कीड़े मकोड़ों के द्वारा हो सकती है। तो एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। तो पिक्चर से समझते हैं कैसा होता है। आप देख सकते हैं कि पर परागण कैसा होता है। तो ये देखिए कि किसी
फूल से, किसी पुष्प से एक परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरा। वैसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, ये वर्तिकाग्र यानी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर रहा है। तो जो पॉलन ग्रेन्स होता है, पॉलन ग्रेन, वह एंथर से निकलता है ना, एंथर से निकलता है और जाके वो कहाँ गिरता है, हमारे स्टिग्मा पर गिरता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हमारा नीचे ओवरी बनी हुई है, तो इसके ऊपर गिरता है ना। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो आके इस पे गिरता है। तो जब यह किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरेगा तो वह पर परागण होगा। और जब यही मान लीजिए यही पॉलन ग्रेन गिरता, अपने ही पुष्प पर गिर जाता या इसी फूल में गिरता, कोई कोई फूल होता है ना जिसमें दोनों नर और मादा दोनों जो है अंग प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जब स्वयं खुद के ही फूल पर गिरता या फिर अपने ही पौधे किसी दूसरे फूल पर गिरता तो वह कहलाता स्वपरागण। लेकिन जब यह परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरेगा तो वह क्या कहलाएगा, आपका पर परागण। तो यह पर परागण जो है जल के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है और कीट के द्वारा भी हो सकता है। या इस तरह से जो है हमारे पुष्प में दो तरह से परागण देखे जाते हैं। तो पहला यही था, मतलब स्व और पर। तो पर परागण इस तरह से होता है। तो आज जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते रहिए और जितना भी क्वेश्चन अभी करवाया गया है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और खुद से लिखने की भी कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।